नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शीत सत्र में उबाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गांव में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। वहीं इन सब से ऊपर नया मसला पंचायत चुनाव का उठकर सामने आ गया है, जिस पर घमासान मचना तय है। ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रही दोनों पार्टियां सदन में आमने सामने आ सकती हैं। सदन में कौन से वो मुद्दे हैं जो उठ सकते हैं? पक्ष विपक्ष के सामने क्या हो सकता है? क्या दोनों पक्षों की क्या तैयारी है? हम पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी। कैसे चलाया जाए उसको कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सकें, उनकी जो जन आकांक्षाएं हैं, उनकी या जन अपेक्षा है, उसकी पूर्ति का एक प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग कर सके वो। और इसमें लगभग सहमति है कि ठीक चलाया जाना चाहिए। तो उसमें कल से विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण सभी चर्चाएं, इसमें सत्ता के साथ विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं पर वंचित हो जाते हैं हम लोग उठाने से, उसको भी हमें पूरा अवसर मिले, यही हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है। दोनों दल सत्र चलाने के लिए सहमत है। एक विषय अध्यक्ष जी ने ठीक किया था कि जो प्रश्न लिखित में होता है और उत्तर जिसका लिखित में आता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है कल से, और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेर सकता है, लेकिन सरकार के पास भी चर्चा के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर उनको बात करनी है। देखिए, सदन का एजेंडा हो सकता है विधायकों के सवाल, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, शून्यकाल, स्थगन, विधेयक, तमाम चीजें। लेकिन विपक्ष के पास जो तमाम चीजें हैं उसमें खाद की कमी है, कानून व्यवस्था है, महंगाई, रोजगार और सबसे बड़ी बात देखिए पंचायत चुनाव को गए आरक्षण को लेकर जो कुछ भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि इन तमाम चीजों को लेकर हो हल्ला होगा। बहरहाल तैयारियां क्या हैं, असल में क्या बातें की जाएंगी, मुख्य रूप से कौन से वो पॉइंट्स हैं, ये हम जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं उनके प्रवक्ताओं से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रहलाद जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष है। निश्चित तौर पर क्या लगता है किन चीजों पर मुख्य रूप से बातचीत होगी, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष भी जो तैयारी लेकर आ रहा है, तो क्या एक सेट किया हुआ है या सोचा हुआ है कि इन चीजों पर प्रॉपर तरीके से चर्चा हो पाए? सदन, राकेश जी, सदन तो अपने निश्चित प्रक्रिया के दौरान चलेगा। देश की निर्धारित प्रक्रिया है, उसके हिसाब से सदन को चलना है। और उसमें जो जनता से संबंधित विषय हैं, विधेयक हैं, वो सदन में रखे जाएंगे, उन पे चर्चा होगी। और जो भी जनता के लिए आवश्यक काम हमने काम किए हैं, उनको हम काम भी करेंगे और सदन के सामने उनको रखेंगे। हमने जो कोविड के दौरान काम किए हैं, जो भी जनहितैषी काम है, जो विधेयकों पर चर्चा है, अनुपूरक बजट हम लेकर आएंगे, उस पर चर्चा होगी सदन में। और जो अन्य विधेयक भी आने वाले हैं, उस पर एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उन पर चर्चा होगी। ठीक है अवनीश जी, क्या तैयारियां कांग्रेस की हैं विपक्ष में होने के नाते? और निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि या तो हो हल्ला हो जाता है या तो प्रॉपर सत्र पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम उन मुद्दों पर बात हो जाए जो वाकई जनता से जुड़े हैं, क्योंकि मैसेज जो जाता है जनता तक, उसका भी ध्यान इन तमाम लोगों को रखना चाहिए। देखिए राकेश जी, हम तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सदैव निभाने का प्रयास किया है। आपने पिछली बार भी देखा कि किस तरह से 7 दिन के सत्र को सत्ता पक्ष ने 2 दिन में अनिश्चितकालीन पे स्थगित करके भाग खड़ी हुई। उनका सिर्फ उद्देश्य था उस समय उनका अनुपूरक बजट को मतलब मंजूर करना। उसके बाद आप देख कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। क्योंकि राकेश जी, आप देख रहे हैं वर्तमान में प्रदेश में बहुत सारी समस्या है। अगर आप देखें, खाद की एक बहुत बड़ी समस्या है,
कोरोना की भी अगर हम बात करें, तीसरी लहर भी मुहाने पर है। यदा कदा हम सुनते रहते हैं कि आपको कोविड के ओमिक्रॉन के कई सारे मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे खास बात आप देखें, क्राइम आप देखें, बहू बेटियों पर निरंतर अत्याचार बलात्कार रुक नहीं रहे हैं। जो चाइल्ड क्राइम में भी आप देखें, बच्चों पर क्राइम की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। बलात्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। अगर आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार की बात करें तो उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और राखी जी, मैं एक और आपको बात साझा करना चाहूंगा, बुजुर्गों के साथ भी जो घरेलू हिंसा हो रही है उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो मुझे ऐसा लगता है मुद्दे बहुत सारे हैं और मेरा निवेदन है सत्ता पक्ष से कि कृपया इस बार चर्चा करें, क्योंकि चर्चा करने से ही कई बार समाधान निकलते हैं। हमेशा हर बात को आप राजनीतिक एंगल से अगर हम देखेंगे राखी जी, तो कहीं कोई सॉल्यूशन निकलती नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप सदन में चलते रहते हैं। और आप खुद देखें, देखिए विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, क्योंकि हम तो अगर देखा जाए तो हम अभी 17 साल से विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई साल विपक्ष में काम किया, हमने उसका सदैव सम्मान किया। इस तरह से आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, आप केंद्र सरकार की भी बात करें, तो याद करें यूपीए 2 यूपीए 1 के समय एक बार 2G 3G के मामले में विपक्ष ने लगातार लगभग 48 दिन सदन नहीं चलने दी, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी हमने कभी सदन स्थगित नहीं किया राखी जी, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों से, खासकर ये शिवराज सरकार जब दोबारा अभी सत्ता में आई है 2018 के बाद, जैसे सत्ता की लूट के बाद दोबारा इनको सत्ता मिली है, राखी जी हमको ऐसा लगता है ये चर्चा करने से भागते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब से शिवराज जी ने जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, एक दिन मुझे बताएं, एक बार बताएं जब सदन में पूरी कार्रवाई चलती ही नहीं है, क्योंकि ये किसी बात पर चर्चा करती नहीं है। इनका उद्देश्य बस ये होता है कि 2 अध्यादेश लाकर पारित कर लें या अनुपूरक बजट पारित कर लें, उसके बाद ही किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। राखी, जबकि मैंने पहले भी गिनाया है, मुद्दे बहुत हैं इस प्रदेश में, मुद्दों की कमी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि विपक्ष मुद्दे उठाता नहीं। अरे साहब, जब आप मौका ही नहीं देंगे, जब हम चर्चा ही नहीं करेंगे, वो मुद्दे कहां से निकल कर आएंगे। पिछली बार भी, जैसे इस बार आप देखें राखी जी, मुझे लगता है नेमावर में जो 5 आदिवासियों को जमीन के 50 फीट नीचे गाड़ा गया, मुझे लगता है उस विषय पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, आदिवासी बड़ा सम्मेलन कर लेते हैं, क्या उससे सारी समस्या हल हो जाती है? क्या मुझे बताएं राखी जी, नीमच में जिस तरह से एक आदिवासी को गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है राखी जी, क्या इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताएं। तो निरंतर आप देखें, रोज लगभग 40 महिलाओं के साथ बलात्कार प्रदेश में हो रहे हैं, क्या उसके विषय में चर्चा नहीं होनी चाहिए? कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन होता क्या राखी जी, ठीक है, आप सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, आप हर चीज आपके पास है। मैं तो कहता हूँ आज सबसे बड़ा मुद्दा है आप सत्ता में है और आपने कैसे 15 साल में आप परिसीमन नहीं कर पाए, आप रोटेशन प्रणाली को लागू नहीं कर पाए। हमने परिसीमन किया, लेकिन ठीक है हमारी सरकार अपदस्थ हुई। ठीक है, हम कहीं भी संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर राखी जी सवाल तो हम खड़े कर ही नहीं सकते, क्या वो माननीय न्यायालय हो या माननीय चुनाव आयोग हो। लेकिन राखी जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर सही समय पर ये परिसीमन लागू कर देते, रोटेशन प्रणाली को लागू कर देते, क्योंकि 243C और 243D में ये कहा गया है कि हर 5 साल में रोटेशन प्रणाली लागू होना चाहिए, हर 5 साल में परिसीमन लागू होना चाहिए राखी जी। और उसके बाद आज एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसने पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित कर दिया। अब आप उल्टा सत्ता पक्ष हम पर आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस ने याचिकाकर्ता खड़े किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी याचिकाकर्ता खड़ा नहीं किया राखी जी। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है इन मुद्दों पर अगर चर्चा होगी राखी जी, निश्चित तौर पर एक अच्छा समाधान निकल कर आएगा और जिससे प्रदेश की भलाई होगी। मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए राखी जी। और कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर हर तरह का सहयोग करने के लिए अपनी सरकार का सहयोग, क्योंकि ठीक है आप बीजेपी की सरकार राखी जी, हम ऐसा मानते हैं ये सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं, शिवराज सिंह हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस प्रदेश में हम भी निवास करते राखी जी, ये सबकी सरकार है। ठीक है, राजनीतिक विचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन मुझे लगता है राखी जी चर्चा होनी चाहिए।
नहीं, ये बात तो है। देखिए, चर्चा इसलिए भी तमाम विषयों पर होनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि जनता से जुड़ी हुई बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी ऐसी बात होती हैं और उसका जो भी डिस्कशन होता है वो मैसेज वहां तक जाता है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं लगे। देखिए, ये जो शीत सत्र होते हैं, जो भी विधानसभा का सत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, जिन पर विषय होते हैं, जिन पर चर्चा होती है। ये तय होता है कि इन तमाम चीजों पर बात करनी है। सदन का अपना अलग एजेंडा है, सरकार को क्या बात करानी है वो एक अलग चीज होती है, विपक्ष की भी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किन चीजों को लेकर है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल देखिए, हो हल्ला अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष है, झगड़ा होगा, होता है, लेकिन इस तरीके से ना हो कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाए और फिर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कम से कम जितने दिन का सत्र है उतने दिन तो चले। प्रहलाद जी, जिस तरीके से विधायकों के सवाल ले लीजिए, चाहे ध्यानाकर्षण ले लीजिए, शून्यकाल ले लीजिए, तमाम चीजें की एक प्रोसेस होती है विधानसभा के अंदर। अब उन तमाम चीजों को संचालित करते हुए यदि विपक्ष की भी तमाम चीजों को लेकर चलना है, उनका प्रॉपर जवाब देना है, तो उन चीजों को कैसे करेंगे? इसके लिए कोई तैयारी है सरकार की या कोई डिस्कशन हुआ है कि कैसे उन चीजों को करेंगे? नहीं राठी जी, निश्चित तौर पर विपक्ष जब विषय आएंगे, विधेयकों पर चर्चा होगी, जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी उतना ही मौका दिया जाएगा। और ये तो कार्रवाई है, कार्रवाई अपने हिसाब विधानसभा अपने रूटीन प्रक्रिया के तहत ही चलेगी और विपक्ष को भी मौका मिलेगा, विपक्ष को मौका मिलेगा। सरकार भी उनको पूरी तरीके से मुझे लगता है मौका देगी और इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा सत्र होता है कि जितने दिनों का सत्र है, जितने मुद्दे होते हैं, जितने विधेयक होते हैं, उसके हिसाब से दिन तय हो जाते हैं कि इतने दिनों की चर्चा है, इतने विषय आने वाले हैं, उनके लिए उतना समय पर्याप्त होता है। निश्चित तौर पर अवनीश जी को ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि उनको भी मौका मिलेगा। सदन के अंतर्गत तो सरकार ने सारी व्यवस्था और सदन कैसे सुचारू रूप से चल सके उसके लिए भी पूरी व्यवस्था सदन के अंदर होगी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई, रोजगार, आदिवासी, कानून व्यवस्था और अघोषित जो कटौती है, खाद की कमी है, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास हैं। एक नया मुद्दा जो अभी अभी आ गया है पंचायत चुनाव का। क्या अवनीश जी, पंचायत चुनाव को लेकर भी जो असमंजस की चीजें हैं या आने वाले समय में आगे होंगी, उसको लेकर भी बातचीत होगी? मैं इसके लिए बड़ी अच्छी छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सूरज बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से महाराज से कोई गंगा निकलनी चाहिए। राखी जी, हमेशा चिल्लाने से या हंगामा करने से मैं मानता हूँ कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता। मैंने अभी पूर्व में ही कहा, आपके कहने के पहले मैंने कहा कि साहब हम कह रहे हैं कि आपने परिसीमन लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि राखी जी जो चुनाव के लिए भी अनुकूल समय था वो आप निकाल चुके हैं। आपने बीच में 2 बार ऐसी स्थिति आई कि जब पहली लहर खत्म हुई तो दूसरी लहर के पहले इस प्रदेश ने 28 विधानसभा उपचुनाव लड़े और उसमें मुझे लगता है उस समय स्थितियां काफी सामान्य हो गई थी, काफी ढिलाई भी दे दी गई थी, कोरोना गाइडलाइन भी काफी हद तक कम हो गई थी और आपने उस समय भी कहीं भी इन पंचायत चुनाव का जिक्र नहीं किया, जबकि 2019 में हो जाना चाहिए थे। लेकिन हमने परिसीमन पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद आप देखें 2020 हमारी सरकार चली गई, चुनाव नहीं हो पाया राखी जी। उसके बाद आप देखें आपने फिर से 4 चुनाव लड़ लिए, बीच में दमोह चुनाव लड़ लिया और अब तक जो देखें राखी जी, हम कुल मिला के देखें कि 1 जून को मुझे लगता है प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, तो आज मुझे लगता है 6 महीने हो चुके। इन 6 महीनों में चाहते राखी जी तो आप चुनाव करवा सकते थे। जो एक बहुत अनुकूल समय था चुनाव का, पंचायत चुनाव का, आप निकाल चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सत्ता पक्ष बीच में बंगाल चुनाव और कई सारे राज्यों के बिहार चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहा, मशरूफ रहा, तो उन्होंने पंचायत चुनाव पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। और अब ये मैं मानता हूं, देखिए राखी जी कि चुनाव तो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पंचायत चुनाव होंगे तभी गांव का, ग्रामीण का विकास होगा, ये होना चाहिए राखी जी। इसी का परिसीमन को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने परिसीमन, आपको याद हो राखी जी, हमने 1500 ग्राम पंचायतें बढ़ा दी थी। क्यों? क्योंकि कई सारे ग्रामों का विस्तार होना था, तो हमने 1500 ग्राम पंचायतें बढ़ाई थी और आपने देखा 150 घटाई थी। और 150 घटाई तो राखी जी उसका एक कारण है, तो कई सारी जो ग्राम पंचायतें थी उनको नगर पंचायतों में 2-3 पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बनाया गया था। लेकिन आपने देखा जैसे ही सरकार बनी, सरकार पलटी, उसके बाद इन्होंने उस विषय पर कोई काम नहीं किया।
अब आनंद फानंद में आप एक दिन आते हैं और एक दिन आके आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि 6 तारीख से पंचायत चुनाव लागू, लेकिन आपने कहीं उसका होमवर्क नहीं किया राखी जी। अब क्या हो रहा है उसमें, देखिए कई सारे जो लोग जिनके हित मारे गए, जो ठीक है कई सारे लोग जो जुड़े होते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, वो कोई जिला पंचायत बनता है, जो कोई जनपद बनता है, वो अदालत में गए। कई लोग भाजपा के भी लोग गए, ठीक है, संदीप पाटीदार, संदीप शर्मा जैसे लोग गए। लेकिन आप देखें उसमें आप आज कारण ढूंढ रहे हैं भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, खुद मैं कह रहा हूँ कई जो जिम्मेदार मंत्री बयान दे रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण नहीं हुआ उसमें कांग्रेस जिम्मेदार। भैया कैसे जिम्मेदार है? सत्ता में आप हो, आप हर तरह के आप निर्णय ले सकते हो। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री जी आकर नोटबंदी कर सकते, उसके खिलाफ भी लोग अदालत गए, लेकिन उसमें कहीं उनकी पिटीशन को एडमिट नहीं किया गया। आपने जीएसटी लागू किया, रात के 12 बजे आपने संसद भवन में खुलवा के उसमें नाच गाना करवा दिया। आपने रात के 10 बजे आपने लॉकडाउन लगा दिए। कई सारे मजदूर बेचारे जो मुंबई दिल्ली में फंसे हुए थे, वो पैदल चल चल कर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, भूख मर गए। वहां तो आपने कहीं अदालत की बात को नहीं किया। लेकिन आज आप जब ये बात आती तो आप इतने डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं, आपके मापदंड इतने दोहरे कैसे होते हैं राखी जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हम तो साफ कहते हैं इस विषय में कांग्रेस को, भाजपा को बैठकर बात करना चाहिए। और जो कल हाईकोर्ट ने फिर से एक समय दिया है, जो सामान्य ग्राम पंचायत सीटों पर, जनपद सीटों पर चुनाव कराया जाए, बाकी जो है पिछड़ा वर्ग की उन पर होल्ड किया, तो मुझे ऐसा लगता है 4-5 दिन में इनमें पूरा होमवर्क करके राखी जी इस बात को हल करना चाहिए। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन है उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे ही पंचायत चुनाव में हम 2 साल 2.5 साल लेट हो चुके हैं, विलंब हो चुका है राखी जी। इससे ज्यादा विलंब करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर स्थितियां काफी खराब हो जाएंगी। मेरा निवेदन है कुशवाहा जी से कि कृपया इस बात को पहुंचाएं ऊपर सत्ता पक्ष तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, अपनी पार्टी के संगठन तक पहुंचाएं कि अगर उपचुनाव ये पंचायत चुनाव अच्छे से कराना राखी जी, तो कृपया परिसीमन और रोटेशन प्रणाली जल्द से जल्द लागू करें। ठीक है प्रहलाद जी, मुझे ऐसा लगता है वाकई में कि पॉइंट्स देखिए, हम चाहे खाद, किसान, हम किसी भी चीज़ को ले लें, कानून व्यवस्था ले लें, महंगाई की बात कर लें, ये अक्सर चर्चा होती है सदन के अंदर और कई बार होती आई है। और जो स्थितियां, परिस्थितियां वर्तमान में हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी ये चुनाव प्रक्रिया को लेके जो कई बार टला, कोविड के चलते टला, पंचायत चुनाव को लेके तो देखिए कितनी चीज़ें चल ही रही हैं, दोनों के लिए दिक्कत हो गई है। अब आप सोचिए 70,000 पद छोटे से नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक निराकरण और एक हल तो निकालना होगा कि इसके लिए क्या किया जाएगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है और निश्चित तौर पर ये उम्मीद विपक्ष को भी होगी, बाहर जो लोग हैं उनको भी होगी कि सत्र जब शुरू हो जाएगा कल से, तो कम से कम इस मुद्दे पे कोई ऐसी चर्चा हो, ऐसी सार्थक पॉइंट निकल कर आए कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होने, क्योंकि देखिए तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, जो चीजें जैसी होनी है, तो ये जो डिस्टर्बेंस आया है उस पर भी कोई ऐसी एक राय निकल कर आए कि परेशानी ना हो। देखिए राखी जी, मैं अमनीश जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। विषय ठीक है, विषय से विषयांतर डिबेट होती ही है, लेकिन मैं आपको जिस तरह ये चुनाव पंचायत चुनाव में ले गए, पंचायत चुनाव में ओबीसी विषय आया, इनको बात करते हैं ना तो मुझे बड़ा हंसी आती है। 1999 में जब नगरीय निकाय के प्रस्तावित थे चुनाव, आपने समय पे नहीं करवाए, चलिए ठीक है, आपकी मंशा नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये कोविड और बाकी सब चीजें हुई और चुनाव अनाउंस हुए, अपने निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव जब अनाउंस प्रक्रिया में थे, आप हाई कोर्ट पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? ओबीसी का आरक्षण भी प्राप्त हो रहा था, सारी चीजों का आरक्षण, जिन समाजों को आरक्षण प्राप्त होता है वो सब चीजों में आरक्षण प्राप्त हो रहा था, लेकिन आप चुनाव से भागना चाहते थे, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, आपके अनुरूप वहां फैसला नहीं आया। आप इसके बाद दौड़े दौड़े आपने विवेक तनखा जी को भेज दिया। आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, जया ठाकुर जी, सैयद जाफर कौन है, इन्होंने याचिका लगाई और वहां पर सोची समझी आप सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको राहत नहीं दी, आप हाई कोर्ट वापस आए। इसके बाद फिर विवेक तनखा जी पहुंच जाते हैं। अब विवेक तनखा जी याद दिलाते हैं कि रोटेशन आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र में फैसला हुआ, आपकी महाराष्ट्र सरकार ने उसका विरोध भी नहीं किया कि आप वहां पर ओबीसी, पहले आपने आरक्षण ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करवाया, आपने मध्य प्रदेश में भी पूरी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत आपके विवेक तनखा जी ने वहां पर वो इसी उद्देश्य को लेकर गए कि किस तरह से ओबीसी समाज को आरक्षण ना मिले। रोटेशन का तो बहाना था
आपने पूरी तरीके से ओबीसी समाज को इन चुनाव से बाहर कर दिया। आपने उनको जो समानता का अधिकार मिलता था अभी तक, आपने उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया। आप जब आप बात करते हैं ना कि कमलनाथ जी ने 27% के आरक्षण का, वो भी सुन लीजिए, 27% की आरक्षण की जब आप बात करते हैं ना, तो सदन में आपने लिखित में दिया था जब आप माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी कि मध्य प्रदेश की पिछड़ों की कुल आबादी 27% है। और उसी समय कोई याचिका लेके हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया कि आपने जब कहा ही है कि 27% आबादी है तो 100% आरक्षण कैसे प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आपकी सरकार ने, जो विवेक तनखा जी के जूनियर थे, जो महाधिवक्ता थे आपकी सरकार में, उन्होंने ना वो खुद गए, ना उन्होंने एक वकील खड़ा किया कि एक वकील तो खड़ा कर देते कि नहीं हमारी सरकार ने ऐसा नहीं, ऐसा ये हमारा पक्ष है। आपने पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरह से ओबीसी समाज के साथ छल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जो चुनाव प्रक्रिया आपने जानबूझकर रोकी है कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको, आप अवनीश जी, आप बताइए कमलनाथ जी को, आप समझाइए उनको कि ये ओबीसी समाज के साथ छल करना बंद करें, क्योंकि आप जितना छल करेंगे उतना ही आपको चुनाव दर चुनाव ओबीसी समाज सबक भी सिखाएगा। अभी जो 4 चुनाव हुए ना, उसमें आपको रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरा निवेदन है कि ओबीसी समाज को आप चारागाह ना समझें, उनको वोट लेने का वो आपका वोट मशीन नहीं है आपकी। ठीक है, अवनीश जी अपनी बात रखिए। मत करिए। मैं शायद मेरे मित्र का अध्ययन कम है, मैं बता दूं सबसे पहले, मेरा अध्ययन पर्याप्त है, आप याद करिए। मैं बोल लूं कुछ बात जी, फिर आप बोलिएगा, मैं बोलता। ठीक है राखी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रदेश में सबसे पहले अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की शुरुआत की, बल्कि प्रदेश में क्या देश में, तो कांग्रेस पार्टी ने की। मैं इनको याद दिला दूं, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण 14% दिया था। ठीक है, और दिग्विजय सिंह जी ने ही 2002 में उसको बढ़ाकर 27 किया था, लेकिन 2003 में हम सत्ता से बाहर हो गए थे, और जो पिछड़ा वर्ग की मुख्यमंत्री उमा भारती जी बनी, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सदन पर बकायदा लिखित है। और इसके बाद फिर एक बात माननीय कमलनाथ जी ने, हमने तो नेक नियत से 27% आरक्षण किया, उसको फिर शिवराज जी ने कैंसिल किया। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं गलती की, ठीक है, 52% उसमें आबादी है प्रदेश में, ये उसको आधारवादी राखी थी, हमने 27% आरक्षण किया। अगर आपको लगता तो आप उस त्रुटि को सुधार करके 27 को 27 रहने देते, लेकिन आपने उसको कैंसिल किया राखी जी, पहली बात। और जो जिन लोगों का नाम ले रहे हैं सैयद जाफर, तो सैयद जाफर खुद जिला पंचायत सदस्य रहे, उपाध्यक्ष रहे, कहाँ के, छिंदवाड़ा के। वो और कांग्रेस पार्टी किसी भी जिला पंचायत के चुनाव में, जनपद के चुनाव में अपना सिंबल नहीं देती है। ठीक है, सैयद जाफर पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो साथ में खुद जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। और मैं इनके यहाँ से भी मैं नाम नहीं, संदीप शर्मा, संदीप पाटीदार, ये लोग भी हैं जो अदालत में गए, उनके नाम नहीं लेंगे। बाकी अगर विवेक तनखा की बात करें तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा राखी जी। विवेक तनखा जी एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद होने के अलावा एक लॉयर हैं। और फिर विवेक तनखा जी पहले लॉयर नहीं है, भाजपा में कई सारे, इसके पहले में एक याद दिला दूं, उनके बहुत बड़े वकील थे जिनके बारे में कोई उम्मीद नहीं उठा सकता, उनकी कानून में उनसे बड़ा सम्मान किसी को प्राप्त नहीं है देश में, और वो इसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनका नाम था राम जेठमलानी। राम जेठमलानी ने कई बार इस तरह के केस लड़े, अब तो स्वर्गीय हो गए वो। आपको याद दिला दो राखी जी, इनको जानकारी नहीं होगी, उन्होंने हाजी मस्तान तक का केस लड़ा है, उन्होंने प्रोफेसर गिलानी तक का केस लड़ा जो संसद भवन में हमले का आरोपी था, इनको जानकारी नहीं होगी। अभी ताजा उदाहरण दे दूं, इनके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जिस मामले में इनकी जो उनका मंत्री पद गया ना राखी, जिसके पीछे कहा आपको बता दूं, वो मेहुल चौकसी का केस लड़ रहे थे, उसकी जमानत के लिए उन्होंने बकायदा कोर्ट में वो फाइल किया था। तो ये कहानी है। ऐसे देखिए, आप वकीलों पर मत जाइए, इस देश में आपके कई वकील, अरुण जेटली साहब ने भी कई विवादास्पद केस लड़े। साहब आप जानकारी तो करिए, उन्होंने, अरुण जेटली साहब ने अजय जडेजा का केस लड़ा जिसपे मैच फिक्सिंग का आरोप था, आप जानकारी करें। ये देखिए, आप वकालत को बीच में मत लाइए। देखिए, ये उनका पेशा है, ये उनका प्रोफेशन है।
क्या लेकिन विवेक ठीक है, तन्खा साहब ने देखिए। तो स्पष्ट किया अपने बयान में अवनीश कि जी। कांग्रेस पार्टी सदैव पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, विकास के लिए लड़ी और लड़ती रहेगी, उनसे जितना बनेगा वो करेंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप रात को नोट बंद कर सकते हो भैया, आप जीएसटी लागू कर सकते हो, आप लॉकडाउन लगा सकते हो, ये कौन सी बड़ी बात है, ये आप कर दो। लेकिन ये सब राखी जी, ये ठीक है। डिप्लोमेटिक जवाब है, ये दोहरे मापदंड है, ये चुप रह जाते हैं, इनको साफ समझ जाता है। चलिए धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है ये विषय तो ऐसा है, अब पता चलेगा ही कि कल से जितने दिन भी सत्र है क्या होगा उसमें, अब जनता उसे किस तरीके से लेगी, क्या मैसेज जाएगा, वाकई में एक अच्छी समझ के साथ वो चर्चा होगी या नहीं, ये तो कल देखने को मिलेगा। फिलहाल तो समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और ये जो उबाल हम देख रहे हैं, जो इस चर्चा में भी दिखा, इसका कितना और उबाल जोर मारेगा कल पहले दिन में, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।